प्यारे परीक्षार्थियों, तो आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं आज की संडे की जबरदस्त विज्ञान की सेशन पर, जहां पे मैं कुलदीप सर आप सभी को आगमन करता हूं इस ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए जो आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत 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 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। और साथ में आज का है संडे, और इस संडे के दिन, आज के इस रविवार के दिन आपको और भी जबरदस्त सेशन मिलने वाले, जहां पर हम देखेंगे बहुत सारी चीजें। पर उसके पहले मैं आपके, जी बिल्कुल, आपके लिए एक सरप्राइज है। जो सरप्राइज क्या है जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ही के लिए आज दानिश सर लेने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, हमारे आधुनिक भारत का एक ऐसा इतिहास जिसके बारे में आप जानोगे तो भाई साहब आपके कांटे जो शरीर के ऊपर होते हैं ना, रोमटे जिसे बोलते हैं, भाई साहब वो खड़े हो जाएंगे। इस तरह से इतिहास पढ़ाते हैं हमारे दानिश सर। ठीक है, तो आप सभी के लिए बीपीएससी के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन आज होने वाला है, जिसे आप सभी लोग अटेंड करेंगे, जो ठीक 2 बजे शुरू हो जाएगा। तो जो लोग इस सेशन को अटेंड करेगा एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। चलिए जी, जी बिल्कुल होश उड़ा देने वाला सेशन रहेगा आज का। ठीक है, चलिए जो अटेंड करेगा एक बार हाथ ऊपर कर देगा। और स्पेशल आप ही के लिए इस सेशन का अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि ये संडे आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्वेश्चंस को। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। सभी लोग इसका आंसर भी कर देंगे, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा जी। चलिए बताइए। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे क्वेश्चन, ये आपको मैंने सभी को होमवर्क दिया था। ठीक है जी, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया आंसर करें सभी लोग। सभी लोग सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी। चलो, नीचे दिया गया कौन सा पर्यावरणीय कारक बाष्पोत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है। और इसका आंसर आपने दिया था, वो था आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कल हमने आपको इसके बारे में पढ़ा था। ये यहाँ पे जितने भी चीजें दिए, ये सभी के सभी चीजें हमारे पौधों के अंदर जो बाष्पोत्सर्जन का जो दर होता है, जो रेट होता है, उसे इफेक्ट करता है। और यहाँ पे सर्वाधिक अगर कोई सबसे ज्यादा रीजन होता है, वो है आपका टेम्परेचर, माने कि तापमान। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये हमारा पौधा है बेचारा, बहुत बढ़िया दिख रहा है ना, है ना। अभी तो गर्मियां शुरू होने के, पर गर्मियों की अगर मैं जैसे ही बात कर दूं, तो गर्मियां बोलते ही आपके सामने आ जाता है तापमान, माने कि टेम्परेचर, जहां पे लगभग 50 डिग्री सेल्सियस जो है आपके आंखों के सामने नजर आता है। बराबर है, तो ऑब्वियस है यही तापमान जो है, इसके वजह से इसमें बाष्पोत्सर्जन का दर जो होता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा होता है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? हवा में पानी की मात्रा कितनी है, पानी की भाप कितनी है, उसे हम ह्यूमिडिटी माने की आर्द्रता बोलते हैं। अगर मान लीजिए पानी में, हवा में अगर पानी की मात्रा बढ़ रही है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो ऑब्वियस ये बाष्पीकरण रेट क्या हो जाएगा, ये भी आपका कम हो जाएगा। और उसी तरह से अगर मान लीजिए सूरज की किरणों की बात करता हो, तो आने वाली सूरज की किरणें, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ जाता है, और उसी के वजह से उसमें से बाष्पीकरण भी हो जाता होता है। और उसी तरह से हवा, हवा माने की एयर, अगर इसकी भी गति अगर बढ़ जाती है, तो भाई साहब वो भी इफेक्ट करता है आपके ट्रांसपिरेशन रेट के लिए। और हवा की गति जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे बाष्पीकरण, जिसे हम बाष्पोत्सर्जन भी बोलते हैं, ये भी बढ़ जाएगा। क्लियर है जी? क्लियर है। और एक बात मुझे बताइए, ये जड़ों से सोखने वाला जो पानी होता है, क्या ये जो रेट होता है, क्या वो बाष्पीकरण माने कि बाष्पोत्सर्जन, या जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, क्या इसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता है कि नहीं होता है? चलो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका क्या रहेगा जी? तो कोई बता सकता है? सिंपल सी बात है, देखिए, ये मान लीजिए पत्ता है, कोई पौधे का पत्ता है,
इसके ऊपर ये छोटे छोटे छेद है। चलो सभी लोग आंसर करेंगे कि पत्तों के ऊपर जो छेद होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है स्टोमेटा। इनको क्या हम बोलते हैं जी? स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा जो होते हैं भाई साहब, ये एक्चुअली पत्तों की निचली परत जो होती है वहां पर मौजूद होते हैं। ये हमारा पत्ता, इसकी पिछली परत, बराबर है। और यहां से ये जो पानी बाहर निकल रहा है, ये पानी की मात्रा जो है सीधे अनुपात में होता है कि भाई साहब यहां से कितना जड़ों को पानी सोखना है, ये बताता है। माने कि यहां से जितना ज्यादा पानी बाहर निकलेगा उतना ही ज्यादा यहां से जड़ें जो होती है वो पानी को सोखने का काम करती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जो रूट प्रेशर होता है, जिस प्रेशर के वजह से पानी सोखा जाता है, उस रूट प्रेशर को बढ़ाने का काम, इसे हम क्या बोलते हैं? जो रूट प्रेशर होता है, माने कि जड़ों के अंदर का जो दबाव होता है जिसके वजह से वो पानी सोखते हैं, वो सीधे अनुपात में होता है आपके ट्रांसपीरेशन रेट के साथ। जो बाष्पोत्सर्जन का जो दर होता है उसके सीधे अनुपात में होता है। क्लियर है? एक बात आपको मैं पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग जो इसका सही उत्तर कर पाते हैं। देखते हैं कितने लोग जो इसका सही उत्तर कर पाते हैं। एक बात मुझे बताइए, ठीक है? एक बात मुझे बताइए, अगर रूट प्रेशर, अगर जो जड़ों के द्वारा लगाया गया जो रूट प्रेशर होता है वो ज्यादा हो जाता है आपके ट्रांसपीरेशन रेट से, ट्रांसपीरेशन रेट जो होता है उससे अगर ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? आपको कौन सी ऐसी स्थिति दिखने को मिलेगी जहां पर आपको, ठीक है, क्या होगा? चलो बताओ, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। इसके बारे में आपको मैंने बताया है, पहले भी बताया है। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। ये है आपका पत्ता, ये है आपका पत्ता। अगर मान लीजिए नीचे से ऊपर आने वाला पानी, माने कि H2O की अगर मात्रा बढ़ जाती है, बराबर है, और मान लीजिए यहां से भाप के रूप में उड़ने वाला जो पानी है इसकी मात्रा अगर भाई साहब कम हो जाती है, तो यहाँ पे आने वाला पानी और यहां से उड़ने वाला पानी, इससे क्या हो जाएगा? इस पत्ते में अतिरिक्त अमाउंट में, अतिरिक्त क्या हो जाएगा? आपका H2O जमा हो जाएगा। और ये अतिरिक्त H2O जो होता है जिसे हम पानी की मात्रा बोलते हैं, ये भाई साहब भाप बन के नहीं उड़ता है। बहुत बढ़िया पुष्पलता कुमारी जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पत्ते हैं भाई साहब, इनके किनारों के ऊपर जो है ऐसे बिंदु जो है, पानी की बिंदु जमा हो जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम गटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गटेशन बोलते हैं। माने कि इसे बोलते हैं हम बिंदु स्त्रावन। क्या बोलते हैं? बिंदु स्त्रावन बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? और उसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट को और डिटेल में बताऊं तो एक बात ध्यान में रखना कि जब ट्रांसपीरेशन होता है, जब कभी भी ट्रांसपीरेशन होता है, माने कि बाष्पोत्सर्जन होता है, इसमें केवल और केवल पानी की भाप होती है। क्या होती है? पानी की भाप होती है। पर जब कभी भी आपका गटेशन, माने कि बिंदु स्त्रावन होता है, यहां पे पानी के साथ साथ, पानी के साथ साथ जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज तत्व होते हैं, ये भी पानी के साथ बाहर आते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। भाई साहब आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। अगर मान लीजिए मैंने आग लगा दी और आग लगाने के बाद आपको ऐसे कलरफुल फ्लेम्स अगर नजर आ रही है, तो आपको पूछा गया है कि जो आउटर मोस्ट ब्लू जोन होता है, जो ब्लू जोन होता है, जो नीले रंग का आपको जो एक नजर आ रहा है, भाई साहब ये इसका मतलब क्या है? चलो सभी लोग इसका भी आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत सही उत्तर कर रहे हैं सभी लोग। लाइक शेयर कमेंट करते रहना पड़ेगा। और आज का संडे का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया जी, इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत सही, सभी लोग बोल रहे हैं कि इसका तापमान जो है, एक बात हमेशा ध्यान में रखेगा, हमने VIB/GYOR के बारे में पढ़ा है। VIB/GYOR माने कि विबजॉर। एक बात हमेशा ध्यान में रखेगा, हमने ये पढ़े हैं कि इन 7 रंगों में सर्वाधिक ऊर्जा किसकी होती है। चलो सभी लोग आंसर बनेंगे कमेंट बॉक्स में। सर्वाधिक ऊर्जा कौन से प्रकाश की होती है? ये होती है आपकी वॉयलेट, माने कि जो जामुनी रंग है भाई साहब, उसकी सर्वाधिक ऊर्जा होती है। और यहां से
अगर आप लाल कलर की तरफ अगर बढ़ रहे हो तो सबसे कम ऊर्जा जो है आपको लाल कलर में नजर आएगा। इसी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितने भी रंग आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे अगर आपको वॉयलेट रंग नजर आ रहा है, यहाँ पे नीला रंग नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ब्लू आ रहा है, माने कि ब्लू की ऊर्जा ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड से भी कैसे रहेगी, ज्यादा रहेगी। और यहाँ पे ब्लू जोन के बारे में पूछा गया तो ऑब्वियस है उसका तापमान कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रहेगा। क्लियर है? डन है? डन है, बहुत बढ़िया। पर अगर आपको पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन से प्रकार की प्रकाश में होता है, तो उसका आंसर आप क्या करोगे? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, इसके कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी लोग। मुझे इसका आंसर चाहिए कि अगर आपको पूछा जाता है कि कौन से प्रकार की फ्लेम से, कौन से रंग की ज्वाला से सर्वाधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो उसका आंसर रहेगा आपका वॉयलेट, माने की जामुनी। बराबर है। और एक बात मुझे बताइए, हमारा सूरज कैसे दिखाई देता है? हमारा सूरज जो है अभी लाल रंग का हो चुका है, माने कि उसकी ऊर्जा जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है। बराबर है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सूरज के ऊपर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी और वो धीरे धीरे मर जाएगा। तो ऑब्वियस है अभी सूरज जो हमारे भाई साहब चाचू नहीं रहे, सूरज हमारे अभी चाचू नहीं है, वो नाना जी हो गए भाई साहब। वो क्या हो गए? अभी नाना जी हो गए, माने कि सूरज चाचू अभी बूढ़े हो चुके हैं। याद रखिएगा इस बात को। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रही वो फ्लेम जिसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। पर एक बात भी तो ये आती है, चलिए सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि यहाँ पे ये जो विभिन्न रंग की आपको ज्वालाएं जो नजर आ रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? कोई बता सकता है क्या जी, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, जब कभी भी कोई चीज हम जलाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मोमबत्ती में जला रहा हो, तो इसमें ये मोम जो है वो जल रहा है। मोम क्या हो रहा है? ये जल रहा है। और ये जब जलता है तो ऑब्वियसली इसमें जो कार्बन के तत्व होते हैं, जो कार्बन के तत्व होते हैं भाई साहब, वो क्या करते हैं? जलते हैं। उसी तरह से जो हाइड्रोजन के तत्व होते हैं वो भी जलते हैं। तो ऑब्वियस है ये जलते हैं, इसका मतलब क्या है? इनका ऑक्सीडेशन होता है। जलते इसका मतलब क्या है? इनका ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण के लिए आवश्यकता किसकी होती है? ये होती है हमारी ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन की। तो ऑब्वियस है अगर जिस पर आपको ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी, वो हमारा फ्यूल, वो हमारा ईंधन अच्छे से नहीं जलेगा। वो हमारा ईंधन अच्छे से नहीं जलेगा। और वो अगर नहीं जल रहा है अच्छे से, तो ऑब्वियस है उससे निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, वो भी जो ऊर्जा निकलती है वो भी कैसे रहेगी? कम रहेगी। और ये लाल ज्वाला यही आपको दर्शाती है कि इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा इसे मिली है वो कम मिली है। और ये आपको ब्लू माने कि नीले कलर की जो ज्वाला नजर आ रही है, उसमें आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। और साथ में फ्यूल का कंप्लीट कंबशन हुआ है। क्या हुआ है? फ्यूल का कंप्लीट कंबशन हुआ है। और उसी तरह से सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि यहाँ पे जो मैं मोमबत्ती जला रहा हूं, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है कि भाई साहब ये आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण रहेगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे जी। चलिए बताएंगे सभी लोग इसका आंसर लिखेंगे। मैंने क्या पूछा है कि अगर ये मोमबत्ती यहाँ पे मैं जला रहा हूं, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ। बहुत बढ़िया। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ, माने कि ये फिजिकल और साथ साथ जो केमिकल माने कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है, ये दोनों का भी उदाहरण रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ पे? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। पूछा गया है कि जो उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया होती है भाई साहब, वो उसमें से कौन सा एक उदाहरण है जो उदासीनीकरण का एक उदाहरण नहीं है? क्या बात है, क्वेश्चन भी देखो कितना बढ़िया मैंने पूछा। उदासीनीकरण का उदाहरण नहीं है ऐसे पूछा गया है। जैसे कि टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑफ एसिडिटी, आप सभी को पता है अगर मैं मैग्नीशिया मिल्क ले रहा हूं तो भाई साहब, और ये एसिड को न्यूट्रल कर रहा है, तो ये आपका उदासीनीकरण का उदाहरण रहेगा। रबिंग बेकिंग सोडा माने कि जो खाने का सोडा होता है भाई साहब, उसे अगर मैंने किसी चींटी ने काट दिया और उसके ऊपर रगड़ रहा हो, तो ऑब्वियस है चींटी क्या करती है? चींटी निकालती है कौन सा एसिड निकालती है? चलो बताओ।
चींटी अगर काट लिए भाई साहब तो कौन सा एसिड निकालते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखेंगे जी। जी हाँ, डी आपका सही उत्तर है। डी आपका सही उत्तर है। मैंने ये पूछा कि चींटी ने अगर आपको काट दिया तो कौन सा एसिड निकलता है? बहुत बढ़िया, वो निकलता है आपका फॉर्मिक एसिड। और इस एसिड को न्यूट्रल कौन करता है जी? इस एसिड को न्यूट्रल कौन करता है? चलिए, इस एसिड को न्यूट्रल करता है, तो बेकिंग सोडा जो इसे न्यूट्रल करता है, आपको याद रखना है। क्लियर है? उसके बाद हमें यह पता है कि अगर आपकी सॉइल माने कि मिट्टी जो है ज्यादा एसिडिक है, तो ऑब्वियस है वो ज्यादा एसिडिक होने की वजह से यहां पे पेड़ पौधे नहीं बढ़ सकते, पेड़ पौधे नहीं बढ़ सकते। और उसी को न्यूट्रल करने के लिए हम क्विक लाइम जो है, टाइम नहीं है ये, एक्चुअली लाइम चाहिए यहाँ पे, लाइम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। माने कि जो अनबुझा चूल्हा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। माने कि पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण और तीसरा उदाहरण, ये तीनों के तीनों उदाहरण किसके है जी? ये है आपके उदासीनीकरण के है। कैसे है? उदासीनीकरण के है, ये आपको ध्यान में रखना है। पर ये चौथा उदाहरण है, ये उसका उदाहरण है। तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि अगर मैं आयरन के ऊपर जिंक को चढ़ा रहा हूं, उस विधि को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है गैल्वनीकरण। क्या बोलते हैं? गैल्वनाइजेशन बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। गैल्वनाइजेशन एक प्रकार का केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही एक उदाहरण है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, उसका एक उदाहरण है आपका गैल्वनाइजेशन। क्लियर है? यहाँ पे सभी को क्लियर हो गया? ये उदाहरण समझ में आ गया है जी? चलो बहुत बढ़िया। एक और बात मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, ठीक है? कोई एक और उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, जहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे जो है, यहां पे जो है, चलो यहां पे जो है, मान लीजिए कोई एसिड और बेस को अगर मैं रिएक्ट करा रहा हूं, किसी एसिड और बेस को रिएक्ट कर रहा हूं, तो यहां पे आपके उत्पाद क्या होते हैं? सबसे पहले होता है आपका नमक। माने कि क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट मिलेगा। और उसके साथ क्या मिलेगा आपको? H2O माने कि पानी मिलेगा। और उसी के साथ साथ जब कभी भी किसी एसिड और बेस की रिएक्शन की जाती है, तो वो एक प्रकार की, कौन से प्रकार की अभिक्रिया होती है जी? वो होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। माने कि ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये देखो भाई साहब, आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि आपकी एसिडिटी जो होती है उसे कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आया है कि यहाँ पे एडिटर साहब जी ने, हमारे अमित सर ने यहाँ पे पकोड़े क्यों रखे हैं? कोई जानता है यहाँ पे पकोड़े क्यों रखा होगा? चलो देखते हैं यहाँ पे पकोड़े क्यों रखा गया है जी। कोई बता सकता है यहाँ पे हमारे अमित सर ने पकोड़े क्यों रखा है? भूख लगी है इसलिए है? जी नहीं, आपको बताना चाहूंगा, पकोड़ों में जो है भाई साहब खाने का सोडा डाला जाता है। खाने का सोडा डाला जाता है। तो मुझे लगता है भाई साहब खाने का सोडा जैसे ही नाम सुन लिए, अमित सर को पकोड़े याद आ गए, है ना? तो पकोड़े पकोड़े खा लियो भाई साहब। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रही है चींटी। चींटी जब काटती है भाई साहब तो जलन होता है और फॉर्मिक एसिड निकलता है। और उसी तरह से हम इसे काटने के लिए, काटने के बाद जो है, यही काटने की वजह से निकलता क्या? नहीं। अगर मान लीजिए आपको मधुमक्खी ने डंक मार दिया, अगर मान लीजिए आपको मधुमक्खी ने डंक मार दिया, तब भी कौन सा एसिड निकलता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और अगर आपको ये याद आ रहा है कि ये मधुमक्खी और ये जो आपको चींटी नजर आ रही है, ये हमारे एनिमल किंगडम के, ये हमारे एनिमल किंगडम के कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। जस्ट अभी अभी मैंने पेड क्लास में इनको पढ़ाया है। देखते हैं अगर पेड क्लास से आप बिलोंग करते हो, सभी लोग मुझे बताएंगे एनिमल किंगडम के कौन से फाइलम में आते हैं जी? ये आते हैं आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं। किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि आर्थ्रोपोडा के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो कौन से प्रकार का होता है? चलो इसका भी आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। आर्थ्रोपोडा जिसे हम कीट वर्ग बोलते हैं,
या कीट जगत बोलते हैं। इस कीट जगत में पाए जाने वाले जितने भी कीट है उनके अंदर कौन से प्रकार की सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगी जी? वो रहेगी आपकी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या रहेगी? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम माने कि खुली खुली संचार प्रणाली रहेगी, खुली परिसंचार प्रणाली रहती है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये रही आपकी गैल्वेनीकरण की प्रोसेस, जहां पे जो जिंक होता है उसमें आयरन को डुबो डुबो कर मारा जाता है। ठीक है, वो इस तरह से मारा जाता है ताकि उसको फिर से जंग ना लगे। ठीक है, तो चलो सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर ये जंग माने कि मैं रस की बात करता हूं, रस की बात करता हूं, तो इस रस का केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम क्या है? ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका आंसर। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। अगर जंग लगती है भाई साहब, तो उस जंग को केमिकल नेम क्या दोगे? क्या नाम बताओगे इसको? इसे बोला जाता है, याद रखेगा, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। Fe2O3, Fe2O3.XH2O, इस तरह से इसे लिखा जाता है। क्लियर है? क्लियर है? और सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये जंग लगना कौन से प्रकार की विधि है जी? ये एक प्रकार की आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, माने कि ये ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है। कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सभी लोग इसका भी आंसर करेंगे। लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे, जितना ज्यादा लाइक और शेयर कर सकते हो, लाइक और शेयर करना है आपको। ठीक है, अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है हमारी, और अगर हमारे पढ़ने का तरीका और आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो भाई साहब आपको लाइक तो करना है, पर एक काम और करना है आपको, कि अगर आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करें तो वहां पे एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपकी ओर से हमारे लिए गिफ्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एकलव्य की बात करता तो भाई साहब उसने अपने गुरुजी को तो भाई साहब अपना अंगूठा काट कर दे दिया था। हम तो अंगूठा काट कर नहीं मांग रहे हैं, पर आपको बस मैं इतना बोलना चाहता हूं कि उसी अंगूठे का इस्तेमाल कर कर बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो कि किसी सोशल मीडिया में डाल दो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। अगर पूछा गया है फ्यूज के तार के टुकड़े में 15 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, माने कि आपको जो करंट दिया गया है, आई की मात्रा दिया आपको 15 एम्पियर दी गई है, और उसी तरह से वो पिघल गया है, और उसमें ऊर्जा कितनी पैदा हो गई भाई साहब? वो है ऊर्जा नहीं बोलूंगा, पावर दिया गया आपको। उसमें पावर जो डिसिपेट हुई है भाई साहब, वो है आपके 22.5 वैट। तो यहाँ पे बोला गया है कि उस तार का प्रतिरोध कितना रहेगा। कैसे निकालोगे? सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, बराबर है। और उसी तरह से V इंटू आई, यहाँ पे V तो नहीं दिया गया है, तो इसे कन्वर्ट करते हैं हम किस में? R में। तो V इज इक्वल टू हो जाता है I इंटू आर, ओहम्स लॉ के हिसाब से। यहाँ पे पुट कर दो तो ये आ जाएगा आई स्क्वेयर इंटू आर। तो ऑब्वियसली आपको आर पूछा गया है, तो आर बराबर पावर डिवाइड बाय आई स्क्वेयर हो जाएगा। पावर डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, पावर दिया आपको 22.5, और आपको आई स्क्वेयर, आई कितना दिया है आपका? 15 दिया है, तो ये 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। तो ऑब्वियसली इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 0.1 आ जाएगा। कितना आएगा? 0.1 इज द करेक्ट आंसर। और भाई साहब यहां पर देखो, यहां पर देखो, सभी लोगों ने आंसर गलत दे दिए। मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन नंबर सी टिक किया है। अब बताओ, अब पलटाओ, अब यह आंसर पलटाओ, पलटी मारो भाई साहब, पलटी मारने की आदत होगी हमको, है ना? तो जब सॉल्व करे उसी टाइम पे सही ढंग से सॉल्व करो ना भाईजान। तो आंसर क्या आना चाहिए आपका? ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, 0.1 आना चाहिए जी। कितना आना चाहिए? 0.1 आना चाहिए। क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और ये रहे वो डिवाइसेस। तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताएंगे कि यहाँ पे मैंने जितने भी यंत्र तंत्र और भाई साहब यहाँ पे डिवाइसेस लगे हैं, ये सभी के सभी विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर काम करते हैं? ये कौन से प्रभाव पर काम करते हैं? तो ये कौन सा प्रभाव रहेगा जी? विद्युत का उष्मा प्रभाव। कौन सा रहेगा? विद्युत का जो उष्मा प्रभाव होता है उसके ऊपर वो काम करेगा। क्लियर है सभी को? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसका फार्मूला क्या है?
H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर इंटू टी। इसका फॉर्मूला क्या है? H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर इंटू टी। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है आप? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सभी लोग मुझे ये बताएंगे कि इस बल्ब के अंदर कौन सा तार का इस्तेमाल किया जाता है, वो किससे बना होता है। और उसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रिक आयरन, ये रूम हीटर और इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करता हूं, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में कौन सा तार का इस्तेमाल किया जाता है, और इन दोनों में भी कौन से तार का इस्तेमाल किया जाता है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए जी, मैं अगर बात करता हूं इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो इसमें टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? टंगस्टन का। फ्यूज की बात करता तो इसमें किसका? किसका? लीड। किसका? फ्यूज तार। लीड प्लस किससे बना होता है? टीन से बना होता है, बराबर है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और वही अगर मैं इस्त्री और रूम हीटर की बात करूंगा, तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है आपके नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम तार का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। एक अणु ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस में कितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। चलिए जी, बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। पूछा गया है कि एक अणु ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस में कितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फास्ट, बहुत बढ़िया जी। और सभी लोग एकदम सही उत्तर कर रहे हैं। यहां पे सभी लोग सी 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 बोल रहे हैं, पर आपको बताऊंगा इसका आंसर 0 है। कितने हैं? 0 है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन को बोला गया है कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का किया जाता है, जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसे तोड़कर ग्लाइकोलिसिस के द्वारा 3 कार्बन वाले पाइरुविक एसिड में परिवर्तित किया जाता है। इसे बोलते हैं हम ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। और एक बात मुझे बताइए, इसके दौरान क्या ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है? जी बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है। तो आंसर क्या रहेगा गुरुजी? आंसर क्या रहेगा गुरुजी? इसका आंसर रहेगा आपका 0। क्या आंसर रहेगा? 0। पर भाई अगर आपको पूछा जाता है कि जब एक किसी ग्लूकोज का हम एटीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्शन करते हैं, माने कि उसका रेस्पिरेशन होता है, उससे ऊर्जा उत्पादन होती है, वहां पे कितने कार्बन की आवश्यकता होती है, तो उस टाइम पे आपका आंसर आएगा भाई साहब आपका 6। क्लियर हो गया है? 6 नहीं होगा जावेद जी, में तो वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब ग्लाइकोलिसिस ये एक प्रक्रिया होती है, उसके दौरान ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस वो प्रक्रिया होती है जो अवायवीय श्वसन, जो अवायवीय और जो वायवीय श्वसन होता है, जो वायवीय श्वसन, दोनों में भी ये कॉमन है। और ये हमें पता है कि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बराबर है कि बराबर है? क्या अगर आपको पूछा जाता है कि ये ग्लाइकोलिसिस के दौरान क्या किसी एटीपी बनती है, क्या इसमें से ऊर्जा बाहर निकलती है, चलो सभी लोग आंसर करेंगे। चलो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। अगर मैंने आपको पूछा कि ये जो ग्लाइकोलिसिस जो हमारे कोशिका के साइटोप्लाज्म में, माने कि कोशिका द्रव्य में हो रहा है, क्या उसमें से कोई ऊर्जा की उत्पत्ति होती है? जी बिल्कुल होती है। इसमें 2 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और जिन जिन लोगों ने ये 2 एटीपी बोला है, बहुत बढ़िया आंसर किए जी, बहुत बढ़िया आंसर किए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रहा, आपको मैं बताना चाहूंगा, जब ग्लाइकोलिसिस किया जाता है तो सबसे पहले ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, उसको पहले फ्रुक्टोज 1,6 बायसल्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, माने कि इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते ही नहीं है। पर वही अगर मैं आपको पूछा जाता हूं तो कौन से प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है और कहां पर होता है, तो ये होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यहां पर जो हमारी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है, वहां पे आपका ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। और उससे लगभग 36 एटीपी बनाई जाती है। कितने हैं? 36 एटीपी बनाई जाती है। क्लियर है? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यूरिक एसिड किसके द्वारा निकाला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए,
इसके बारे में लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ना। अमोनिया निकालने वाले जानवर, यूरिक एसिड निकालने वाले जानवर, और उसी तरह से यूरिया निकालने वाले जानवर कौन कौन होते हैं, बराबर है। तो हमने पढ़े थे कि यूरिक एसिड कहां से निकलता है, कौन निकालता है यूरिक एसिड? भाई साहब डी काहे बोल रहे हो, डी काहे बोल रहे हो, और कैसन बोल सकते हो भाई? यूरिक एसिड क्या हम निकालते हैं? सुबह जब लोटा लेके जाते तो यूरिक एसिड निकलता है, क्या बोल रहे हो भाई साहब? यूरिक एसिड की बात हो रही है। तो जितने भी बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स बर्ड्स हवा में उड़ने वाले जीव, वो जनरली यहाँ पे हवा में उड़ने वाला कौन नजर आ रहा है जी? पिजियन माने कि कबूतर, पिजन माने कि कबूतर, वो यूरिक एसिड निकालेगा। क्या निकालेगा? यूरिक एसिड निकालेगा। और उसी तरह से ये रैबिट कहां निकलेगा भाई साहब, बताओ? रैबिट कहां निकालेगा? ये भी आपका यूरिया निकालता है। आदमी कहां निकालेगा? ये भी यूरिया निकालता है। और फ्रॉग क्या निकालता है जी? वो भी वही निकालेगा। अब देखो यहाँ पे उदाहरण बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पे नजर आ रहे बहुत सारे जीव, है ना। और जैसे कि मान लीजिए अगर मैं पानी में जो तैरने वाली मछली है, मछली जल की है रानी, अगर उसकी बात करता हूँ तो ये मछली कहाँ निकालती है? यह अमोनिया बाहर निकलती है। और ये सबसे पॉइजनस अपशिष्ट पदार्थ है किसी भी जीव के लिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसीलिए इसे बाहर निकालने के लिए पानी की मात्रा भी ज्यादा लगती है। पानी की मात्रा कैसे लगती है? बहुत ज्यादा लगती है। और ये ज्यादा लगने के वजह से जनरली जो पानी में ही रहने वाले जीव होते हैं ना, उनके शरीर से यह अमोनिया को बाहर निकाला जाता है। मैं अगर बात करता हूँ हाथी की, और हाथी एक प्रकार का स्तनधारी जीव है। मैं अगर बात करता हूँ स्तनधारियों की, मैं बात करता हूँ आपको एम्फीबियंस माने कि उभयचरों की। और उसी तरह से मैं अगर शार्क की बात करता हूं, तो ये सभी के सभी जीव क्या करते हैं जी? यूरिया बाहर निकलते हैं। यूरिया जो कि कम पॉइजनस होता है अमोनिया के कंपैरिजन में, और कम पॉइजनस होने की वजह से इनको पानी की मात्रा कैसी लगती है? थोड़ी कम लगती है, थोड़ी कम लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। पर वही अगर मैं बात करूंगा बर्ड्स की, किसकी? बर्ड्स माने कि पंछियों की अगर मैं बात करता हूं, तो इनके शरीर से निकलने वाला होता है आपका यूरिक एसिड। क्या होता है? यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड सबसे कम पॉइजनस होता है, सबसे कम हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए, बराबर है। तो ऑब्वियस है इनसे निकलने वाला, इनको पानी की मात्रा बहुत कम लगती है, पानी बहुत कम लगता है, बहुत ही कम लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? ये समझ में आ गया है जी? तो ये सभी के सभी उदाहरण, और किसको ज्यादा पानी की मात्रा लगती है ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? कनक जी बोल रहे कि सर डॉक्टर बोलते हैं यूरिक एसिड बढ़ गया है। अब देखिए ये कैसे होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यूरिक एसिड तब बढ़ता है जब आपके शरीर के अंदर जो है यूरिया का गठन होता है, या यूरिया का मात्रा बढ़ जाता है। जब यूरिया मात्रा का बढ़ जाती है तो भाई साहब उसका कन्वर्शन बाद में यूरिक एसिड में हो जाता है, और जो हमारे ब्लड में फ्लो होते रहता है। और उसी तरह से आपके जॉइंट्स जो है वो पेन करेंगे, आपके आपका शरीर जो ऐसे फूले जैसा नजर आएगा। और भाई साहब एक्सीटा होता है जो, वो भाई साहब अच्छे से नहीं निकलता है, पेट साफ नहीं होता है, भूख नहीं लगेगी, कमजोरी आने लगी। सबसे ज्यादा अगर कोई इसका सिम्टम रहेगा तो जो घुटने होते हैं हमारे, जो जॉइंट्स होते हैं वो दर्द करना, मतलब ये यूरिक एसिड का मात्रा हमारे शरीर में बढ़ना, ये होता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के लिए, आपके लिए ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करता है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर फोड़ देंगे सभी लोग। पसीने में NaCl क्यों होता है बताता हूं, वो भी बताता हूं। देखिए कैसे होता है ना, पसीना इसलिए निकलता है ताकि हमारे शरीर का तापमान जो है उसे नियंत्रित किया जाए, बराबर है। एक बात मुझे बताइए, अगर पसीने के साथ अगर NaCl नहीं निकला तो उसमें उसमें क्या हो जाएगा कि वहां पे होती है डिफ्यूजन प्रोसेस, होती है ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, बराबर है। तो NaCl की मात्रा जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक पानी की मात्रा जो है आपके शरीर में, जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है उसकी लेवल जो है भाई साहब ऊपर नीचे होते रहेंगे। और इसीलिए हमेशा पसीने के साथ कुछ ना कुछ अमाउंट में सॉल्ट भी बाहर निकलता है, ताकि हमारे ब्लड का जो ऑस्मो रेगुलेशन होना है, उसकी मात्रा जो होती है पानी की, उसको मेंटेन किया जाए, इसीलिए निकलते ना। तो NaCl निकालने का कुछ मतलब नहीं है वहां पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपकी अमोनिया के बारे में पूछा गया है।
अमोनिया के बारे में तो कौन रहेगी, मछली रहेगी। चलो इसका भी आंसर कर देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा जी, सभी लोग जी बिल्कुल मछलियां भेज दिए भाई साहब, आज तो संडे भी है वैसे। चलो जी चलो इसका भी आंसर कर देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा जी। देखो क्या बोला गया है, पक्षियों और सरीसृपों द्वारा उत्सर्जित मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है। पक्षियों द्वारा बोला गया है, और सरीसृप माने की कौन जी, सरीसृप माने कौन हो गए, सांप हो गए, है ना, इसके जैसे जानवर जो होते हैं भाई साहब, रेंगने वाले जानवर, ठीक है। वो क्या निकालते हैं जी, नाइट्रोजन युक्त कौन सा पदार्थ निकालते हैं, वो निकालते हैं आपके यूरिक एसिड निकालते हैं। कौन निकालता है, यूरिक एसिड निकालता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। बहुत बढ़िया। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जीव यूरियोटेलिक होता है। यूरियोटेलिक का मतलब क्या है, जिसमें यूरिया उत्सर्जित किया जाता है। तो सिंपल सा आंसर रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा जी, बताओ। हाँ, देखते कितने लोग इसका सही उत्तर कर पाते हैं। ह्यूमंस, ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस इज द करेक्ट आंसर। और जी बहुत बढ़िया, फ्रॉग भी रहेगा, क्या रहेगा, फ्रॉग इज ऑल्सो ए करेक्ट आंसर, बराबर है जी। फ्रॉग क्या इंसेट करता है, अभी मैंने आपको बोला था कि जो मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, यूरियोटेलिक बोला गया तो फ्रॉग भी रहेगा। यहाँ पे आंसर जो है भाई साहब थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा दिया गया, तो आंसर जो है आपका ए और बी दोनों भी सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर जो है वो गलत लगाया गया, ठीक है। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर एक बात मुझे बताइए, क्या किसी को वो बोलते हैं ना कि मकड़ी ने काट दिया, तो ऐसे भाई साहब यहाँ पे कई पैरों पे कई हाथों पे भाई साहब ऐसे लाल धब्बा आ जाता है, ऐसे लाल धब्बा आ जाता है, किसी का तो ऐसे हुआ है, जिसे बोलते हैं कि मकड़ी ने काट दिया भाई साहब, हुआ है किसी के साथ, बताना जरूर मुझे, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी। कीड़ों के अंदर कौन सा पाया जाता है ऑर्गन, चलो बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं सभी लोग, हुआ है ना बहुत सारे। कोई मुझे बता सकता है मकड़ी के शरीर से, मकड़ी का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसे हम उत्सर्जित, जो उत्सर्जन होता है भाई साहब, उत्सर्जन होता है, ठीक है, उत्सर्जन होता है, वो निकलने वाला पदार्थ कौन सा है, उसे ग्वानिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्वानिन बोला जाता है। और ये भाई साहब आपके लिए पॉइजनस होता है, ये टॉक्सिक होता है। कैसे होता है, टॉक्सिक होता है। ये अगर स्किन के ऊपर गिर जाए तो भाई साहब उसके वजह से स्किन इरिटेशन होता है। क्या होता है, स्किन इरिटेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है मकड़ी के इसमें, याद रहेगा। और मकड़ी हो गई, और उसके साथ साथ जो पेंगुइन, आपने पता है पेंगुइन, पेंगुइन आप सभी को पता है जो अंटार्कटिका में पाया जाता है वो जीव है, बराबर है। उसके शरीर से भी निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो भी ग्वानिन ही होता है, क्लियर है। तो इसका आंसर सभी ने कर दिया, इसका आंसर क्या रहेगा, कीटों के अंदर जो उत्सर्जन करने वाला अंग होता है वो आपका माल्फिजियन ट्यूबुल होता है। क्या होता है, माल्फिजियन ट्यूबुल इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पर उसके पहले ये चार्ट एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुत दिन हो गए, शायद महीने हो गए, अभी तक इसे हमने रिवाइज नहीं किए है, तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। सभी लोग मेरे पीछे पीछे जो है कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहेंगे। मैं अगर बात करता हूं किसी भी अर्थवॉर्म या लीच की, माने कि मैं ऐसे जीवों की बात करता हूं जो एनालिडा नाम का जो ग्रुप है भाई साहब उससे बिलोंग करता है। हमने कल ही पढ़े हैं, हमने कल ही पढ़े हैं कि अर्थवॉर्म माने कि केचुआ, लीच माने कि जू, ये हमारे एनिमल किंगडम के कौन से फाइलम से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करते हैं आपके एनालिडा से। तो इनके अंदर जो उत्सर्जन वाला अंग होता है वो होता है आपका नेफ्रिडिया। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या रहेगा, नेफ्रिडिया। मैं वही अगर मैं बात करता हूं सी अर्चिन, एंट माने कि आपका इंसेक्ट हो गया, माने कि मैक्सिमम जितने भी आपके आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा है माने कि जो कीट वर्ग से बिलोंग करने वाले हैं, कीट
कीट वर्ग से आने वाले जितने भी है वो सभी, उनके अंदर क्या पाया जाएगा? माल्फिजियन ट्यूबुल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माल्फिजियन ट्यूबुल पाया जाता है। और उसके बाद समंदर में रहने वाले झींगे और श्रिम्प जो होते हैं, इनके अंदर होते भाई साहब हरी ग्रंथि, जिसे हम ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं। मैं वही अगर वर्टिब्रेट्स माने कि ऐसे इंसानों की बात कर, तो ऐसे जीवों की बात कर रहा हूं जिनके अंदर वर्टिब्रा होता है, माने कि स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिसे हम कॉर्डेट्स भी बोलते हैं। उनके अंदर होती है किडनी। किडनी, ठीक है। इसमें आपका कबूतर आ गया, इसमें आपके भाई साहब सांप आ गए, सभी आ गए, ठीक है। वर्टिब्रेट्स आते हैं तो उनके अंदर किडनी होती है। और वही अगर आपके फ्लैट वर्म के बारे में, जिसे हम चपटे कृमि बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चपटे कृमि बोलते हैं। और ये किस वर्ग से बिलोंग करता है जी? ये भी हमने पढ़े, ये बिलोंग करता है आपके प्लेटीहेल्मिन्थस। किससे? प्लेटीहेल्मिन्थस नाम का जो ग्रुप है भाई साहब, उससे बिलोंग करता है। और इसी के अंदर जो है क्या होता है जी? फ्लेम सेल होता है। क्या होता है? फ्लेम सेल होता है। आपके पेट में जाने के बाद जो 5-5 फीट लंबे लंबे जो भाई साहब बरमूडा के वो ये निकलते हैं ना भाई साहब, वो क्या बोलेंगे उसको, वो धागे निकलते हैं ना, उसके जैसा ये होता है फ्लैट माउथ, ठीक है। क्लियर है आपको? इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। सभी लोग आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा जी? विच एक्सेटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट इन अर्थवर्म? केचुओं में कौन सा उत्सर्जन वाला अंग होता है जी? एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या हो रहेगा जी? बताओ। अभी बताया था हमने, अर्थवर्म के अंदर क्या होता है? बताओ, अभी बताए। अर्थवर्म के अंदर क्या होता है? नेफ्रिडिया होता है। क्या होता है? नेफ्रिडिया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। विच एक्सेटरी ऑर्गन इज फाउंड इन फ्लैट वर्म? माने कि जो चपटे कृमि होते हैं, क्या होते हैं? जो चपटी कृमि होते हैं, जो प्लेटीहेल्मिन्थस नाम के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर कौन सा उत्सर्जन वाला अंग पाया जाता है? क्या वो नेफ्रिडिया रहेगा, मैल्फिजियन ट्यूबल रहेगा, कि भाई साहब ज्वाला कोशिका रहेगी जी? आग लगा देंगे, आग। पेट में आग लग जाती है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पर उसके पहले आपको सभी को बता दूं कि 60% का ऑफर अभी भी शुरू है, जहां पर आप टीपी फ्लैश 60 ये अपना कूपन कोड इस्तेमाल कर टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़कर जो है आप अपना भविष्य जो है सुनहरा कर सकते हो। अपना आने वाला शिक्षक बनने का सपना अगर पूरा करना है तो एक ही ऑप्शन, एक ही इंस्टीट्यूट वाईटी के ऊपर ऑनलाइन वाला। कौन है जी? वो टीचिंग परीक्षा है। कौन है? टीचिंग परीक्षा, ठीक है। चलो और भाई साहब इसे देख लो, एक बार देख लो अच्छे से। ये संडे का परिणाम है ना। सबको छुट्टी होती है, लेबर वर्क जो होते हैं भाई साहब, आपने देखे होंगे, है ना। कुछ ऐसे ही हालत आपको शाम को नजर आएगी अगर कभी रास्ते के ऊपर जो है निकलोगे, बराबर है, ऐसे ही नजर आएगा। बताओ इसने क्या किया भाई साहब? इसने क्या गलती की? किसी ने इसको चमाटा तो नहीं मार दिया भाई साहब? इसने चमाटा नहीं मारा है, इसने ठर्रा पी लिया है। इसने क्या भर लिया है जी? इसने ठर्रा पी लिया है। ठर्रा का मतलब क्या होता है? ठर्रा का मतलब होता है भाई साहब दारू पी लिया है। क्या पी लिया है? दारू, माने कि अल्कोहल पी लिया है भाई साहब। और इसी के ऊपर जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन यह है कि मान लीजिए इस साहब जी ने भाई साहब बहुत ज्यादा पी ली, इतने पी ली कि भाई साहब अभी वो खड़ा भी नहीं रह पा रहा है। देखो हालत देखो जनाब की, हालत देखो जनाब की भाई साहब, ठीक है। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया हमारे बीपीएससी में, है ना। आपको लगता है मैं मजाक करता हूं? ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल अफेक्ट्स, अगर मान लीजिए किसी ने इतना ज्यादा ठर्रा पी लिया कि भाई साहब वो अपने शरीर को संभाल नहीं पा रहा है, तो हमारे मस्तिष्क के कौन से हिस्से के ऊपर ये अटैक करेगा? बताए जी। बहुत बढ़िया। और सभी लोग जो है सही उत्तर कर रहे हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा आपका सेरेबेलम। क्या रहेगा? सेरेबेलम। और हमने पढ़े हैं ये जो हमारा सेरेबेलम माने कि अनुमस्तिष्क होता है, और ये बहुत ही काम का होता है, जिसे हम हिंड ब्रेन भी बोलते हैं। ये हमारे शरीर का संतुलन बनाए में रखा है, मदद करता है। और उसी तरह से जो कोऑर्डिनेशन और मोटर नर्व्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम जो है हमारा सेरेबेलम करता है। माने कि ये हमारे घर की बहना है जो हमारे घर में संतुलन बनाए रखती है। किसके बीच में? भाई साहब ये रहा हमारा मम्मी का बेलन,
और भाई साहब ये रहे आप जो भाई साहब सोचने का काम करते हैं हमारे पप्पा, बराबर है। तो जो भी आपकी विचार शक्ति होती है, जो भी आपका अरिथमेटिक डिसीजन या कुछ भी सॉल्व करते हो, तो उसमें मदद करने वाला कौन होता है? आपका सेरेब्रम होता है। कौन होता है? सेरेब्रम होता है। और उसी तरह से भाई साहब जो अनचाही चीजें होती है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? उनको बोला जाता है ये मेडुला ऑब्लंगेटा। इसे हम क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जी? कनक जी बोले कि सर एक दिन सरीसृप और उभयचर के ऊपर एक टॉपिक लीजिएगा। जी अगर आपने पेड क्लास लिया है तो मैं बताना चाहूंगा कि कल से जो है मैंने कॉर्डेट्स को स्टार्ट किया दिया, जहां पे हम अभी पंछियों के बारे में पढ़ने वाले, हम सरीसृपों के बारे में पढ़ने वाले, हम जो उभयचर है उनके बारे में पढ़ने वाले, और साथ में उसमें आने वाले जो स्तनधारी जीव है उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। और इसीलिए बोलता हूं कि सभी कंटेंट जो है मैं यूट्यूब के ऊपर शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये कुछ लिमिट्स होते हैं हमारे भी, ठीक है। तो अगर आप सच में प्रीमियम कंटेंट के साथ पढ़ना चाहते हो तो जल्दी से कोर्स जो है परचेस कर लीजिए। आपको A1 से भी ऊपर, बच्चे तो ये भी बोलते कि सर इतना क्यों पढ़ा रहे हो, बच्चे ये बोलते, देखो कमेंट देखो, अक्सर बच्चे ये कंप्लेंट करते कि पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते नहीं। पर हमारी क्लास में टीचिंग परीक्षा में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको ये कमेंट पढ़ने को आता है कि इतना क्यों पढ़ा रहे हो भाई साहब, अब बताओ। अब बताओ हम कब पढ़ेंगे, क्या कम पढ़ाएंगे? जी नहीं, जी नहीं। एक तो बीपीएससी ने आपका सिलेबस डिफाइन नहीं किया है, और उसमें भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं कि भाई साहब जो कि अक्सर लगता है कि 11वीं और 12वीं से है, तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा ही तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो यही तो है सबसे बढ़िया आसान, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर करेंगे अत्याधिक शराब के सेवन की वजह से हमारा यकृत खराब हो जाता है। लीवर क्या खराब होता है? क्या खराब हो जाता है? लीवर खराब हो जाता है, यकृत खराब हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? लीवर लीवर सिरोसिस हो जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लीवर सिरोसिस हो जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी। पूछा गया है कि शराब के सेवन के कारण यकृत में किस प्रकार की वसा जमा होती है। चलिए जी, इसका भी सभी लोग आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बिल्कुल जिगरा जाता है काम से, उसके अंदर छेद हो जाते हैं जी, लीवर का बैटरी डाउन हो जाएगा। तो देखिए यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अत्यधिक अगर हमने शराब का सेवन किया, शराब का अगर ज्यादा सेवन कर लिया, ज्यादा सेवन कर दिया, तो इसके वजह से हमारा लीवर खराब हो जाता है। तो लीवर खराब होने का कारण क्या होता है कि लीवर में अत्याधिक 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 ग्लाइकोजन का संग्रह होता है, और उसी की वजह से लीवर डैमेज हो जाता है, उसकी कोशिकाएं जो काम करना बंद कर जाती है। पर प्रश्न ये आता है कि शराब पीने से हमें कौन सा शुगर प्राप्त होता है? उसका आंसर क्या रहेगा जी? उसका आंसर रहेगा आपका ट्राइग्लिसराइड। क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड, जो कि एक प्रकार के कोलेस्टेरॉल का रूप है। ये एक प्रकार का कोलेस्टेरॉल है। क्या एक प्रकार का कोलेस्टेरॉल है? ये आपके ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, चलो बताओ। पूछा गया है कि लोहे की एक सुई पानी की सतह पर तैरती है, तो उसका एक कारण क्या है? क्योंकि हमें पता है कि जो डेंसिटी ऑफ आयरन होता है वो ज्यादा है आपके डेंसिटी ऑफ वाटर से, बराबर है। फिर भी हमारे सुई जो है भाई साहब वो पानी के ऊपर तैरती है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है आपका सरफेस टेंशन। उसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है। चलो बताओ इसका भी आंसर कर देंगे। व्हेन वाटर फ्रीजेस, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, मैं सच में बोल रहा हूं ना। थोड़ा सा जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर आंसर करेगा हर कोई, ठीक है। बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। व्हेन वाटर फ्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल विल बी, जब कभी भी पानी से बर्फ बनता है तो उनके अणुओं के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? पानी जब बर्फ बन जाता है तो ऑब्वियसली वहां पे हाइड्रोजन के अणु जो है वो पास पास आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये एक बात आपको ध्यान में रखना है, हमने पढ़े हैं कि जब कभी भी पानी पानी बर्फ बनता है तो उसका आयतन क्या होता है? बताओ, सभी लोग बताएंगे। आयतन माने कि मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, आयतन माने कि मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जैसे कि पानी के बीच में मान लीजिए ये पहले मॉलिक्यूल्स पास पास थे, जब बर्फ बन जाएगा तो पानी के मॉलिक्यूल ऐसे दूर दूर हो जाएंगे ना। आयतन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि दूर दूर हो जाएंगे, तो ऑब्वियस है इसका उत्तर क्या रहेगा, वाटर फ्रीजेस, मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हम जनरली यही सोचते हैं कि जब किसी भी लिक्विड को हम सॉलिड में परिवर्तित करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, यही हमने पढ़े और उसमें कोई गलत नहीं है। पर पानी के लिए भाई साहब इसका मतलब उल्टा है, पानी के लिए इसका मतलब उल्टा है और इसको हम एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं, बराबर है। तो पानी का कुछ ऐसा अलग अलग जो है उसका एक अलग बिहेवियर, जिसके वजह से वो जाना जाता है, वो तापमान कितना होता है, वो होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाला। अगर आपको पूछा जाता है कि पानी का ये एनामिलस बिहेवियर कौन से तापमान के बाद आपको देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस। कितना रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस। यह याद रहेगा, सबको समझ में आ गया है। चलो बहुत बहुत जी, बिल्कुल दानिश सर का भी क्लास अभी शुरू होने वाला है। सर भी शुरू मतलब तैयार हो चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल पूरी धारियां पूरी तलवार लेकर अभी सभी लोग तैयार हो जाएंगे। और भाई साहब अभी हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, माने कि जो आधुनिक भारत है उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी पढ़ने वाले, ठीक है। सभी लोग उस सेशन को जरूर ज्वाइन करेंगे, ये भाई साहब आपके लिए सत्याधिक यानी कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए एज ए होमवर्क दे रहा हूं, आप सभी के लिए एज ए होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि सर तैयार हो चुके हैं, ठीक है, तो सभी लोग यहां पर भी तैयार हो जाएंगे। और ये रहा आपका क्वेश्चन एज ए होमवर्क, एज ए होमवर्क। सभी लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे, ठीक है। और सभी लोगों का जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच जी।